हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद के बारे में। अधिनायक ये एक ऐसा शब्द है जिससे ये एहसास होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अधिनायक की, एक नायक की स्थिति में आ गया, एक हीरो की स्थिति में आ गया है, जिसके पास अभूतपूर्व शक्ति है, जो थोड़ा सा स्पेशल है, अपने आप में थोड़ा सा अलग है, वो एक शक्तिशाली है, एक उसकी भूमिका में आ जाता है। अधिनायक शब्द से ही ऐसा लगने लगता है। ठीक है, जिसे हम क्या एक साधारण शब्दों में कह सकते हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें तानाशाही होती है किसी एक व्यक्ति की या व्यक्तियों के समूह की। तो अधिनायक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है या एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का कोई समूह अधिनायक की स्थिति में आ जाता है, तानाशाही की स्थिति में आ जाता है, सर्वा की स्थिति में आ जाता है, सर्वशक्तिमान की स्थिति में आ जाता है। यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह क्या हो जाता है? सर्वशक्तिमान बन जाता है और वह अपने विवेक या अपने खुद की मर्जी से शासन व्यवस्था का संचालन करता है और वह नियम कानून इन सबको ताक पे रखते हुए एक पूर्णतः तानाशाही रवैये से शासन करता है। ठीक है, ये होती है क्या? एक अधिनायक तंत्र की व्यवस्था या अर्थ, या इसकी हम कह सकते हैं प्रस्तावना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं इसके लिए अधिनायक तंत्र का। देखो, एग्जाम्पल है बेस्ट अधिनायक तंत्र के। एक तो है जर्मनी का हिटलर। जर्मनी का जो हिटलर था 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। चांसलर मतलब वहां का प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल पोस्ट होती है उस देश में। तो वहां का चांसलर बनने के बाद, क्योंकि लोगों को उसमें विश्वास था, लोग भक्त थे उसके, जिसे कहते हैं ना अंधभक्त, वैसे वाले भक्त थे उसके। और जैसे ही जर्मनी में ये चांसलर बना हिटलर और पावर में आया, सत्ता में आया, तो लोगों को विश्वास हुआ कि ये कुछ करेगा, ये तो 100% कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया गया था 1914 से लेकर 1918 में, जो पहला दुनिया का विश्व युद्ध चला था। और उसके बाद, उस युद्ध में हारने के बाद जो 1919 में पेरिस की जो संधि हुई थी, जिसे हम वर्साई की संधि कहते हैं, वहां पर उसकी बहुत तगड़ी बेइज्जती करी थी। बहुत ही अपमानजनक संधियों पर उसे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करा गया था, क्योंकि वह हारा हुआ था। और उस अपमान को जर्मनी वाले भुला नहीं पा रहे थे और उसका बदला लेना चाहते थे फ्रांस से। और उनके अंदर एक राष्ट्रीयवाद की भावना जगी हुई थी। उस राष्ट्रीयता की भावना, उस राष्ट्रवाद की भावना को उग्र करके जर्मनी में हिटलर सत्ता में आ जाता है। और हिटलर सत्ता में जैसे ही आता है, वो ऐसे कानून बनाना स्टार्ट कर देता है जो विवेक और कानून से परे जाकर होते हैं, और वह सभी लोग उन कानूनों का समर्थन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हिटलर में विश्वास था कि हिटलर जरूर कुछ करेगा देश के लिए, और हमारे देश का उद्धार करेगा। और उसने जर्मनी को फिर से ताकतवर बनाया और अपनी सत्ता की सनक में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। उसने अपने अड़ोस पड़ोस के देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए, और इसी कड़ी में उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1 सितंबर 1939 को, जो उसका एक पड़ोस का देश था पोलैंड। और वो पोलैंड इंग्लैंड और फ्रांस का देश था, मित्र था। और जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया तो इंग्लैंड और फ्रांस ने कहा कि भैया अपना अटैक वापस कर लो, शांत हो जाओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हिटलर ने कोई जवाब नहीं दिया 2 दिनों तक। तो 3 सितंबर को 1 सितंबर को तो हिटलर ने अटैक करा, और 3 सितंबर को
पोलैंड की हेल्प करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड भी आ गए और यहीं से स्टार्ट हो गया दूसरा विश्व युद्ध। तो कुल मिलाकर हिटलर वो बंदा जिसने दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया, एक ऐसी सनक का व्यक्ति। और वो पूरी की पूरी सनक किसकी थी? हिटलर। और हिटलर क्योंकि क्या था? तानाशाही था, अधिनायकवादी था। तो वो अधिनायकवादी था, तो हिटलर जर्मनी में तानाशाही सरकार चलाता था, अधिनायकवादी सरकार चलाता था। और उसका जो दल था उसे नाजी कहते हैं। क्या? नाजीवाद। और ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है मुसोलिनी का। ये कहाँ था मुसोलिनी? ये इटली में था। इटली जर्मनी के पास में ही, यूरोप का एक देश। दूसरे विश्व युद्ध में इटली भी जर्मनी के साथ था, यानी कि हिटलर और मुसोलिनी दोनों युद्ध में एक साथ थे, दोनों एक ही ग्रुप में थे। दोनों ही अधिनायकवादी थे और इसकी जो विचारधारा थी वो फांसीवादी थी, फांसीवादी विचारधारा। और ये भी कौन सी विचारधारा है? ये भी अधिनायकवादी विचारधारा है। और जो इसकी जो विचारधारा थी नाजीवादी, वो भी अधिनायकवादी विचारधारा है। क्योंकि इन दोनों ही विचारधाराओं के दम पर राष्ट्रवाद को उग्र किया गया और सत्ता में स्थापित हो गए और सत्ता की शीर्ष पर बैठ गए, सत्ता को कब्जा लिया और सत्ता को छोड़ा नहीं। और सत्ता को इस प्रकार से शासन व्यवस्थाओं और कानूनों को मोड़ दिया कि हमेशा सत्ता में बने रहे। 1933 से लेके 1945 तक, जब तक ये जिंदा रहा, सत्ता में रहा, सत्ता छोड़ी नहीं इन्होंने और दूसरा विश्व युद्ध करवा दिया। ऐसे ही मुसोलिनी 1933 से लेके 45 तक सत्ता में रहा। इसको तो इनके अधिकारियों ने ही पकड़ लिया मुसोलिनी को, तो शायद उनको फांसी दे दी और इसने खुद को गोली मार ली, हिटलर ने। ये स्थिति रही थी इनकी क्या नाम है, अधिनायकवादियों की। तो ये जो लोग होते हैं ये अधिनायक के तंत्र को स्थापित कर देते हैं। और ये करते कैसे हैं? अपने करिश्माई शक्ति के दम पे। जब समाज में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा, और लोग उस पर विश्वास करते हैं अंधभक्तों की तरह, और वो करता कुछ है नहीं, उल्टे सीधे काम करता है और पूरे देश को बर्बाद कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। अधिनायकवाद की क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, जिस देश में अधिनायक तंत्र होता है उस देश में जनरली एक सर्वाधिकारी दल होता है, यानी कि उसमें या तो एक ही दल होता है, अगर और दल होते भी हैं तो उनको कुचल दिया जाता है, और उसी जिस दल की सरकार होती है बस वही दल बचता है उस देश में। तो सर्वाधिकारी दल होता है, बस एक ही दल होता है और उसी के पास सारी शक्ति होती है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और ये केंद्रीकरण किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में होता है। जैसे कि हिटलर के टाइम में सारी शक्तियों का केंद्र हिटलर था और इटली में मुसोलिनी सारी शक्तियों का केंद्र था। उग्र राष्ट्रवाद, ये देखिए देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, कि मैं राष्ट्रभक्ति के नाम पर उग्र राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करते हैं कि मतलब सबसे आगे देश, सबसे पहले देश के आगे कुछ नहीं। और इस चीज का नारा लगाते लगाते कब ये कहने लग जाते हैं कि देश ही सब कुछ, देश के अलावा भी कुछ नहीं, और उस देश के नाम पर सब लोगों की स्वतंत्रताओं का भी हनन करने लग जाते हैं और उसी राष्ट्रवाद या उसी उग्र राष्ट्रवाद के आधार पर तानाशाही स्थापित कर देते हैं, अधिनायक तंत्र स्थापित कर देते हैं। जो भी कुछ कोई व्यक्ति इनके विरोध में खड़ा होता है और उनसे स्वतंत्रता की मांग करता है, पारदर्शिता की मांग करता है, क्योंकि शासन तो पारदर्शिता और स्वतंत्रताएं देता है। जो कोई इसकी बात करता है तो उसे वह देशद्रोही या गद्दार के नाम से संबोधित करने लगते हैं और कहते हैं कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, हम राष्ट्र को बचा रहे हैं और ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब ये पाकिस्तान के साथ है। समझ रहे हो आप भाषा, समझ रहे हो? तो इस प्रकार के जो विचार दिए जाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे या उग्रवाद राष्ट्रवाद के नाम पे, इसी प्रकार के विचार मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा दिए जाते थे, जो इनका विरोध करते थे और उनको मरवा दिया जाता था, उनकी राजनीतिक हत्याएं कर दी जाती थी या उनको जेलों में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो एक राष्ट्रवाद का बहुत ही ज्यादा बोलबाल होता है वहां पे, वो भी उग्र राष्ट्रवाद का। एक व्यक्ति या समूह सर्वोपरि होता है, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी थे अपने टाइम में। संकट काल में उपयुक्त, इसके ये गुण हैं भाई। इसके गुण क्या हैं? इसके गुण ये हैं कि संकट काल में बहुत बढ़िया होता है। लोकतंत्र की तरह ये नहीं होता कि ये कैबिनेट आओ, ये आओ, वो आओ, पहले हम घोषणा करेंगे फिर संसद में पास करेंगे, जब तक तो दुश्मन बहुत अंदर आ जाएगा। यहाँ डिसीजन एक ही बंदे को लेना होता है,
हिटलर को लेना था, ले लिया, चलो अटैक कर दो, अटैक हो गया, चलो ठीक है आर्मी डिप्लॉय कर दो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संकट काल में बहुत ही अच्छी होती है ये अन्य शासन व्यवस्थाओं की। दूसरी, उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी, ये उसका काम था, ये उसका काम था। सारी जिम्मेदारी एक ही बंदे की होती है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी शक्ति भी एक ही बंदे के पास होती है। जैसे कि क्या नाम है, अगर जर्मनी को शक्तिशाली हम कह सकते हैं कब से, 1920 के बाद से, 1933 से जब वो सत्ता में आया और 1939 तक उसने जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर दिया सैनिक आधार पर, तो इसका श्रेय हिटलर को जाता है। तो दूसरे विश्व युद्ध का श्रेय भी इसी को ही जाएगा, वजह इसी को माना जाएगा। ठीक है। शासन में एकता और कुशलता, देखिए शासन क्या होती है, शासन की सभी शक्ति एक ही व्यक्तियों में होती है, तो उससे क्या है, एकता स्थापित होती है और शासन में कुशलता भी आती है। ऐसा नहीं होता कि भैया कि एक तो किसी अधिकारी को आदेश मैं भी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी सत्ता है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी दे रहा है और वो कुछ और दे रहा है, मैं कुछ और दे रहा हूँ, और अधिकारी कन्फ्यूज हो गया और काम हुआ नहीं, तो वो अकुशलता आ जाती है इससे प्रशासन में। तो तानाशाही व्यवस्था में सत्ता सिर्फ एक के पास होती है, शासन पावर सिर्फ एक के पास होती है, वहीं से ही आदेश निकल आते हैं, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। तो इसलिए कुशलता और एकता दोनों बनी रहती है। प्रशासनिक अपव्यय पर नियंत्रण, संसदीय शासन व्यवस्था में जनरली होता क्या है कि प्रशासनिक अपव्यय होता है, जैसे सांसदों और विधायकों का बहुत ज़्यादा वेतन दिया जाता है। इस प्रकार के वेतनों की देने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो संसद और विधायकों को ज़्यादा महत्व देता नहीं है या बिल्कुल ही हटा देता है। अब इसके दोष देख लीजिए, मैंने तो कुछ लिखे हैं वरना बहुत सारे दोष और गुण हैं इसके। दोष जैसे कि युद्ध को प्रोत्साहन, ये उग्र राष्ट्रवाद के आधार पर युद्ध को प्रोत्साहन देते हैं अधिनायकवादी शासन तंत्र। क्यों? क्योंकि ये हमेशा विस्तार चाहते हैं, उग्र विचार रखते हैं, और उग्र विचार हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं, देखिए अधिनायक तंत्र या तानाशाही में क्या होता है, शासक का बेटा या शासक का ही कोई पार्टी का नेता दूसरा वही शासन में आता है, तो उस स्थिति में योग्य उत्तराधिकारी होगा, इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता। शासन शक्ति का दुरुपयोग, इसमें होता क्या है, शासन की जो शक्ति होती है उसका जनरली दुरुपयोग किया जाता है, यानी कि अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए शासन की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। विवेक और प्रेरणा का अंत हो जाता है। देखिए तानाशाही शासन व्यवस्था में सब लोग अधिकारी डरते हैं, किससे? कि हमें कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। तो हम जो मालिक कह रहा है वो कर दो, जो राजा कह रहा है वो कर दो, जो हिटलर कह रहा है वो कर दो। फालतू में अपना दिमाग लगाया तो क्या पता मुझे गोली मार दे। तो भैया वो अपना दिमाग ही नहीं लगाते बिल्कुल ही, और ना ही कोई प्रेरणा देते आगे से, कह रहे जो कर रहे तुम बढ़िया है करो, गलत कर रहे हो तो भी करो, हाँ में हाँ मिलाते हैं। स्वतंत्रता की हत्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता तो होती नहीं है ऐसी जगहों पे, जो कुछ राजा चाहता है, जो कुछ सत्ताधारी चाहता है वही होता है। तो ऐसी है क्या, तानाशाही व्यवस्था या अधिनायक तंत्र। तो आज हमारा ये जो चैप्टर था अधिनायक तंत्र ये कंप्लीट होता है यहीं पर ही। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।